नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी शॉर्ट पर। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है टगारती के बाग, जो मशहूर ब्रिटिश शिकारी केनेथ एंडरसन जी की आप बीती है। ये कहानी एंडरसन जी द्वारा लिखी किताब 9 मैनीटर एंड 1 रोग में से ली गई है, जिसे सुनकर आप भी खुद को उसी पुराने दौर में खड़े पाएंगे और आपको उसी पुराने ब्रिटिश भारत में ले जाएगी, जहां दक्षिण भारत के उन घने सदाबहार जंगल, लगातार गिरती बारिश और हर कदम पर छुपा एक अनदेखा खतरा। ये था शिमोगा का जंगल, जहां रास्ते नहीं होते और जहां खतरनाक जोके जो चुपचाप खून चूस लेती हैं, और जहां 15 फीट लंबा किंग कोबरा इंसान की आंखों में देखकर जिंदगी या मौत तय करता है। और दोस्तों, यही तो वो जंगल था, शिकारी एंडरसन जी का इलाका। हर कहानी सच्ची है और हर कदम आखिरी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही जंगलों की खतरनाक कहानियां, खौफनाक मुठभेड़ें और रहस्यमय किस्से पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां पर हर कहानी सुनने वाले की रूह तक उतर जाती है और दिल की धड़कनें तेज कर देती है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टाइगर ऑफ टैगारथी, भाग दूसरा और आखिरी। दोस्तों, जहां पर पहला भाग खत्म हुआ था, कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। बागिन ने शाही को खा जाने के बाद, जिसने उसके चेहरे पर पीछे की ओर हमला किया था, जैसा कि ये जानवर करते हैं, उसने अपने कांटे उसके सिर और छाती में धंसा दिए और उसकी एक आंख निकाल दी। अंधी, भूखी और पिछले हमले के कांटों से अभी भी घायल, बाघिन भोजन की तलाश में बेताब भटक रही थी। जंगल की घनी झाड़ियों, लगातार गिरती बारिश और कीचड़ से भरे रास्तों के बीच वह दर्द और भूख से पागल होकर इधर उधर भटकती रही। तभी उसका सामना एक पैंथर से हुआ, जिस पर उसने हमला किया, लड़ाई की, उसे मार डाला और खाना शुरू कर दिया। तभी किसी अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हो गई, शायद पैंथर द्वारा पेट या अन्य चोटों के कारण, जो एंडरसन जी को उसके सड़े हुए शव से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थीं, क्योंकि शव पूरी तरह गल चुका था और जंगल के शिकारी जीव पहले ही अपना काम कर चुके थे। बेलंदूर गांव में बुद्धि नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति रहता था, जिसे स्थानीय लोग जादू टोने और काला जादू में माहिर मानते थे। कहा जाता था कि वह लोगों पर जादू करके उनकी मृत्यु करवा देता था, और जंगल के भीतर उसके नाम से ही लोग डर जाते थे। वह एंडरसन जी का बहुत अच्छा दोस्त था, और एक रात देर से हुई उनकी कई अंतरंग बातचीत के बाद उसने एंडरसन जी को 4 इंच व्यास का एक घेरा भेंट किया, जो रहस्यमय पौधों से बना था, जो उसके अनुसार जंगल के भीतर गहराई में उगते हैं, जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है। उसने एंडरसन जी से कहा कि वह इसे हमेशा अपने साथ शिकार यात्राओं पर रखें, और अगर कभी वह किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां शिकार न मिले, तो सूर्यास्त होने तक प्रतीक्षा करे और फिर उस घेरे को अपनी बंदूक की नली पर 3 बार घुमाएं। उसने गारंटी दी कि 24 घंटे के भीतर एंडरसन जी उस हथियार से किसी न किसी जानवर को मार गिराएंगे। वह घेरा आज भी एंडरसन जी के पास है, और उन्हें यह स्वीकार करते हुए शर्म आती है कि उन्होंने इसे कई बार तब इस्तेमाल किया है जब शिकार कम मिला है। इसके देने वाले के निर्देशों के अनुसार इसे संयोग कहो या भाग्य, जैसा चाहो, लेकिन इसने हमेशा परिणाम दिए हैं, और हर बार जंगल ने अपना कोई न कोई खतरनाक सच उनके सामने रख दिया। अफसोस, बूढ़े बुद्धिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। मलेरिया की भयानक बीमारी के शिकार हो गए, जिससे उनकी जादुई शक्तियां भी उनकी रक्षा नहीं कर सकीं, और जंगल ने एक और रहस्यमय आत्मा को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया। अब एंडरसन जी गौजा के बाग के बारे में बताते हैं। गौजा एक और छोटा सा गांव है, जो टैगारथी से 6 मील से अधिक दूरी पर स्थित है और आमलिगोला की वन चौकी के आधे रास्ते में पड़ता है। यह करादिबेट्टा के विशाल बाघ अभयारण्य की सीमा पर स्थित है, जिसकी हिज द्वारा सावधानी पूर्वक रक्षा की जाती है, और जहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती है, हर पगडंडी पर किसी आदमखोर की आहट सुनाई दे सकती है, और जहां इंसान केवल मेहमान होता है, असली मालिक जंगल और उसके खूंखार शिकारी होते हैं।
अमलीगोला के आसपास वह बाघ मवेशियों को मारने लगा था और बाद में वह वापस अभयारण्य लौट आता था, जहां वह सुरक्षित और बेखबर रहता था। इस तरह वह खूब मोटा हो गया था और सुंदर गायों को खाने वाले बाघ के रूप में उसकी प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। फिर, जैसा कि मनुष्यों के साथ होता है, निरंतर सफलता ने अधिक दुस्साहस को जन्म दिया। परिणामों की अवहेलना हुई और अंततः वही घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास पनप गया, जो बाघों और मनुष्यों दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। यह बाघ अभी तक उस अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा था। हालांकि वह तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था, क्योंकि वह करादिबेट्टा के सुरक्षित गढ़ों से दूर भटकता चला गया था और दिन के समय वहां लौटने से इनकार करने लगा था, जैसा कि वह पहले करता आया था। इसी तरह वह गौजा पहुंचा, जहां उसने गांव से लगभग 1.5 मील दूर एक गहरे नाले के किनारे अपना अस्थायी ठिकाना बनाया। इसी आश्रय से वह मवेशियों के झुंडों पर हमला करता, सुबह और शाम उन्हें परेशान करता और हर सप्ताह कम से कम 2 मोटे ताजे मवेशियों को मार डालता था। एंडरसन जी को इस शिकारी के विषय में कई चिट्ठियां लिखी गई थीं, लेकिन उन्होंने उसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंततः बाघों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए ही होता है और यह बूढ़ा बाघ अभी तक इंसानों को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। विशाल झुंडों में से कुछ मवेशियों का मारा जाना किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं लगता था। समय के साथ साथ बाघ की हिम्मत और बढ़ती चली गई और अंतिम रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि वह अब अपने शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। जब चरवाहे उसे भगाने की कोशिश करते तो वह जोर जोर से दहाड़ता और उन पर झपट्टा मारता था। यह सही था कि उसने अब तक किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन एंडरसन जी जानते थे कि यही शुरुआती संकेत होते हैं और ऐसा किसी भी दिन हो सकता है। देर सवेर एक और आदमखोर जम लेने ही वाला था। इसी कारण एक सुबह 9 बजे एंडरसन जी मेल ट्रेन से उतरे। बेंगलुरु से आ रही ट्रेन अंधेरी के रेलवे शेड पर रुकी थी। टैगार्थी जाते समय पुराने मित्रों ने उनका स्वागत किया। बड़े सत्कार के साथ उन्हें कॉफी पिलाई गई और वहां से 3.5 मील पैदल चलने के बाद गर्म भोजन तैयार किया जा रहा था। एंडरसन जी ने जितनी हो सकी उतनी जानकारियां इकट्ठा की, लेकिन गौजा के साहसी बूढ़े बाघ की सामान्य प्रसिद्धि के अलावा कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। भोजन के बाद वे कार से गौजा के लिए रवाना हुए। लगभग 6 मील की दूरी थी, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण वे शाम 6 बजे तक ही वहां पहुंच सके। गांव वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना तंबू लगभग 3 फरलांग दूर मुख्यधारा से मिलने वाले एक छोटे नाले के किनारे लगाया। बताया गया कि बाघ लगभग 1 मील आगे रहता था। एंडरसन जी को बताया गया कि बाघ ने 2 दिन पहले शिकार किया था, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगले 48 घंटों के भीतर अगला शिकार होना निश्चित था। अगले दिन दोपहर 1 बजे खबर आई कि बाघ ने फिर से शिकार किया है। एंडरसन जी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि खुले मैदान के बीचों बीच सबसे नजदीकी आश्रय से लगभग 300 गज दूर एक गाय को बाघ ने मार डाला था और उसे उसी नाले में ले गया था जहां एंडरसन जी का तंबू लगा था। नरम रेत में बाघ के रेंगने के स्पष्ट निशान थे, जहां से वह छलांग लगाकर गाय पर झपटा था। गाय कुछ दूरी तक भागी, लेकिन बाघ ने उसे पकड़ लिया। घसीटने के निशान नहीं थे, जिससे स्पष्ट था कि बाघ ने गाय को अपनी पीठ पर उठाकर नाले तक पहुंचाया था। एंडरसन जी ने पदचिह्नों का सावधानी से पीछा किया, जानवर या उसके शिकार को देखने की आशा में, लेकिन अंततः बाघ दिखाई नहीं दिया। जैसा कि एंडरसन जी को अपेक्षा थी, बाघ ने स्वयं को प्रकट किया, पर पूरी तरह नहीं। जंगल में रहने वालों की चेतावनी देने वाली उसकी छठी इंद्री ने उसे बता दिया था कि यहां एक इंसान मौजूद है, और जब वह अभी भी झाड़ियों में छिपा हुआ था, तभी उसे एंडरसन जी की उपस्थिति का आभास हो गया। उसने धीमी गुर्राहट भरी और चुपचाप खिसक गया। पास ही एक उपयुक्त पेड़ था। एंडरसन जी ने उस पर चारपाई का मचान बना लिया। वे शाम 4 बजे तक वहां तैनात थे।
रात 8 बजे बाघ आया और सीधे मचान के नीचे आकर उसी पेड़ के पास खड़ा हो गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट नहीं हुई, लेकिन खामोश रात में उसके भारी कोमल कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह खुद को चाटने लगा, उसकी खुरदरी जीभ के फर से रगड़ खाने की आवाज आ रही थी। फिर वह पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, पेड़ के तने पर अपने पंजे तेज किए और ऊपर मचान की ओर देखा। धीमी गुर्राहट के साथ वह लौट गया और उस रात फिर नहीं आया। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए दोपहर में एंडरसन जी ने एक बछिया को नाले के तल में बांध दिया और ऊपर झुके हुए पेड़ पर बने मचान पर बैठ गए। 3 बजे वे तैनात थे और शाम 5:30 पर घसीटने की आवाज सुनाई दी। बाघ झुंड से एक और गाय खींचकर ला रहा था, लगभग 80 गज की दूरी पर। एंडरसन जी ने उसकी गर्दन पर निशाना साधा, लेकिन गोली लगते ही बाघ आगे बढ़ गया और गोली आवश्यक दूरी से पीछे लग गई। वह खांसता हुआ गुर्राया और नाले की तलहटी में जा गिरा। एंडरसन जी नीचे उतरे, चारा हटाया और गौजा की ओर लौट गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगली सुबह बाघ को ढूंढकर मार देंगे, लेकिन वे गलत सिद्ध हुए। भोर होते ही एंडरसन जी 2 विश्वसनीय ग्रामीणों के साथ लौटे। नाले में खून के निशान मिले जो दूर तक जाते थे। बाघ चलता रहा था। 2 मील बाद पहली बार रुका, फिर आगे बढ़ गया। निशान बताते थे कि वह अमलिगोला और अभयारण्य की ओर जा रहा था, जहां हथियार ले जाना निषिद्ध था। भाग्य ने साथ दिया। एक जलधारा मिली, जिसके निशानों से स्पष्ट हुआ कि बाघ ने अभयारण्य की ओर जाना छोड़ दिया था और पानी की तलाश में दिशा बदल ली थी। पहले तालाब पर वह रुका था, दूसरे तालाब पर भी, और अब वह बहुत पास था। एंडरसन जी ने रणनीति बदली, साथियों को पेड़ों पर चढ़ाया, स्वयं आगे बढ़े, लेकिन बाघ ने उन्हें भांप लिया और अभयारण्य की ओर भागा। झाड़ियों में घुसने के बाद घास के हिलने से उसकी स्थिति स्पष्ट हो गई। जैसे ही वह दिखाई दिया, एंडरसन जी ने गोली चलाई। बाघ दहाड़ता हुआ झपटा, लेकिन तीसरी गोली ने उसे उसी झाड़ी में गिरा दिया। एंडरसन जी ने सीटी बजाई, साथी पास आए और बाघ को खोजने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें अलग अलग पेड़ों पर तैनात किया गया, जहां अगर वे हमारे शिकार को ढूंढ लेते और एंडरसन जी स्वयं नाले में लौटते तो बाघ को भी वापस चले जाना चाहिए था। उस संकरी खाई को पार करना बेहद जोखिम भरा काम था। यह पता नहीं था कि बाघ कब ऊपर किनारे से या रास्ते में बिखरे पत्थरों के पीछे से उन पर हमला कर देगा। किसी घायल बाघ का पीछा करते समय एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि नदी के तल पर कभी अकेले न चले, क्योंकि घायल जानवर ऊपर घात लगाए बैठा हो सकता है। लेकिन एंडरसन जी हताश थे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन इस घायल जानवर का पीछा करने में बिताया था और उन्हें डर था कि कहीं आखिरी क्षण में ये मुझसे बचकर करादी बेट्टा में जाकर न मर जाए। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर राइफल तैयार रखते हुए और ट्रिगर के चारों ओर अपनी नजरें गड़ाए उस नाले को पार किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि बाघ ने नाला पार नहीं किया था और वह अभी भी उसी झाड़ी में छिपा हुआ था जिसमें वह कूदा था। अब समस्या ये थी कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए। वापस आकर और आदमियों को बुलाकर उन्होंने युद्ध परिषद बुलाई। बाघ का कम से कम अनुमानित स्थान जाने बिना उसका पीछा करते हुए घने जंगल के बीच जाना आत्मघाती होता। और फिर एंडरसन जी के दिमाग में एक विचार आया। नदी के किनारे लौटकर उन्होंने अपनी कमीज उतारी, आस्तीनों को आपस में बांधकर गर्दन पर बांध दिया। उसे थैली की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाघ को कंकड़ों से तब तक भरा जब तक वह फट न जाए। फिर एक आदमी उसे वापस उस जगह ले गया जहां एंडरसन जी ने आखिरी बार बाघ पर गोली चलाई थी। गोला बारूद के इस भंडार के साथ उन्होंने घने जंगल में चारों दिशाओं में गोलियां चलाना शुरू किया, जब तक कि अंत में उन्हें उस जगह के दाईं ओर की झाड़ियों से एक चेतावनी भरी गुर्राहट सुनाई नहीं दी। जहां वे खड़े थे, लगभग 30 गज की दूरी पर, जाहिर तौर पर बाघ बुरी तरह घायल था और हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने झपट्टा नहीं मारा, बल्कि अपने पास गिरे हुए पत्थर पर लगातार गुर्राता रहा।
एंडरसन जी ने अपने साथियों को बीच बीच में पत्थर फेंकने का आदेश दिया ताकि बाघ अपनी रक्षा कर सके। फिर उन्होंने झाड़ियों का चक्कर लगाया और नाले की तरफ से उसमें प्रवेश किया। उन्हें अपने सामने बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही थी और उनके साथियों द्वारा फेंके गए नदी के पत्थरों की आवाज भी। जब तक बाघ की दहाड़ सुनाई देती रही, घनी झाड़ियों के बावजूद एंडरसन जी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, बाघ ने उनकी आहट सुन ली, क्योंकि उसकी गुर्राहट बंद हो गई। उनके साथियों ने भी ये देखा और अनुमान लगाया कि उसने पीछे से उनके आने की आहट सुन ली थी या महसूस कर ली थी। उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पत्थर ऊंचे, दूर और तेजी से फेंके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाघ ने खुद को प्रकट नहीं होने दिया। एंडरसन जी जानते थे कि उन्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह किसी भी क्षण उन पर हमला कर सकता था। वे रुक गए, सारी इंद्रियां सतर्क थी। वे उसके आखिरी जोरदार हमले से पहले हल्की सी भी आहट सुनने के लिए कान गड़ाए बैठे थे। कुछ नहीं हुआ, और जैसे जैसे सेकंड खामोशी में बीतते गए, केवल गिरे पत्थरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तनाव बढ़ता गया और आने वाले खतरे का गहरा आभास हावी हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखाई दी। कान गड़ाए, कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर भी खतरे का आभास और भी गहरा होता गया, यहां तक कि वे उस अस्वाभाविक सन्नाटे को तोड़ने के लिए जोर से चिल्ला सकते थे या फिर दुम दबाकर भाग सकते थे। फिर एंडरसन जी पीछे मुड़े। दो झाड़ियों के बीच घायल बाघ था, अपने ही खून से लथपथ, वह पेट के बल रेंगता हुआ अपनी आखिरी छलांग से उन्हें चौंकाने के लिए तड़प रहा था। उनकी आंखें मिलीं, बाघ दहाड़ा और हवा में उछल पड़ा। तभी विंचेस्टर राइफल से 2 बार गोलियां चली और उसकी शक्तिशाली गोलियां सीधे उस भयंकर बाघ के चेहरे पर जा लगीं। जैसे ही उसका भारी शरीर उनके सामने गिरा, एंडरसन जी एक तरफ हट गए। वह हवा में बेतहाशा उछला और फिर शांत हो गया। तभी उन्होंने एक और गोली बिल्कुल करीब से उसके दिल में दाग दी। गौजा का वह उपद्रवी बूढ़ा बाघ करादिबेट्टा अभयारण्य तक पहुंचने में असफल रहा और अब वह मर चुका है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको एंडरसन जी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय, खतरनाक और रोमांचक जंगल की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।